MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत और आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं, भारत में कौन तख्ता पलट चाह रहा है? भारत में कौन इस तरह की हिंसा चाह रहा है जो हमने पिछले 3 दिनों में नेपाल में देखी है? आप हैरान हो रहे होंगे कि कैसे कोई भारतीय चाह सकता है कि इस देश में भी हिंसा हो, आगजनी हो, विरोध प्रदर्शन। लेकिन यह हकीकत है। पिछले 2 दिनों से मैं आपको नेपाल की तस्वीरें दिखा रही हूं। नेपाल में कैसे हिंसा भड़की है, सरकार के खिलाफ आंदोलन हुआ है, लोग सड़कों पर आकर अपनी ही देश की संसद फूंक रहे हैं, प्रधानमंत्री के घर को जला रहे हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया। और इन तस्वीरों को देखकर हम लगातार यही प्रार्थना कर रहे हैं कि यह समस्या शांत हो जाए, नेपाल में व्यवस्था बहाल हो सके। लेकिन बड़ी हैरानी होती है कि इस देश में कुछ लोग चाहते हैं कि इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता और इस तरह का हिंसक आंदोलन भारत में भी हो। कुछ नेपाल में, कल नेपाल में हिंसा के बाद देश के विपक्ष के नेता जिस तरह के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। ये नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को हटाने के लिए इस तरह के आंदोलन की भारत में जरूरत है। एक देश जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, एक देश जो वैश्विक मंदी में भी अपने विकास की गति बनाए रखे था, उस देश की व्यवस्था चरमरा जाए सिर्फ इसलिए कि मोदी को हटाना है। लोग सड़कों पर आ जाएं और नरेंद्र मोदी को चुनौती दें, लोग हिंसक हो जाएं और इस सरकार को गिरा दें। क्या यही मंशा है? इस मंशा के खिलाफ ही आज कर रही हूं महाभारत। आपको सबसे पहले कुछ तस्वीरें नेपाल की दिखाना चाहती हूं और आपको बताना चाहती हूं कि कैसे जो नेपाल में हुआ है उसकी तुलना भारत से हो भी कैसे सकती है। भारत में हर व्यक्ति के मन में देश की संसद के लिए सम्मान है, लेकिन नेपाल में क्या हुआ है? देश की वो संसद जो एशिया की सबसे बड़ी संसद का गर्व करती थी, उसे प्रदर्शनकारियों ने इस तरह फूंक डाला। देखिए तस्वीर, पूरी तरह धूक कर जल रही है। ये तस्वीरें कल रात सामने आई और सब हैरान थे कि इस संसद को जला दिया, फूंक डाला। भारत में हर कोई अपनी संसद पर गर्व करता है। ये तस्वीरें भारत में कभी नहीं हो सकती और मैं गर्व के साथ ये बात कह सकती हूं। लेकिन देखिए, ये नेपाल में घटा है। एक और तस्वीर आपको दिखा रही हूं। आज ये हैरान करने वाली तस्वीरें आई। जेल ब्रेक की जो स्थिति थी वो नेपाल में बनने के बहुत करीब थी। सेना के जो अफसर हैं और सेना के जो सैनिक वहां पर थे वो पोजीशन लेकर वहां खड़े हुए हैं, क्योंकि कभी भी जेल तोड़कर कैदी भाग सकते हैं। कुछ कैदी तो भाग भी गए हैं। ये तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर दिखाती हूं आपको। ये नेपाल की तस्वीरें हैं। नेपाल में देखिए, जेल की दीवार तोड़ दी और यहीं से कुछ कैदी फरार हो गए। फिर सेना को वहां पर तैनात किया गया है, जिससे कि अब आगे जेल ब्रेक जैसी कोई घटना सामने न आए, कैदी वहां से न भागे। ये तस्वीरें नेपाल की आ रही। और फिर कुछ लोग इसकी तुलना भारत से करते हैं कि भारत में भी ये हो जाए। अब मैं आपको दिखाती हूं मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि भारत में कुछ राजनेता ये तस्वीर ट्वीट करते हैं। ये देखिए, सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारी भिड़ रहे हैं। नेपाल में हुआ है, सड़कों पर प्रदर्शनकारी आ गए, वहां पुलिसकर्मी खड़े हुए थे, उन्हें रोक रहे थे और ये तनाव नेपाल में 2 दिन से जारी है। ये तस्वीर समाजवादी पार्टी के नेता ने ट्वीट की। समाजवादी पार्टी के नेता ने इसे ट्वीट किया और लिखा, आज नेपाल कल भारत, नेपाल टुडे टुमारो इंडिया, धू धू जलती नेपाली संसद, 75 साल का तानाशाह सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। इसका मतलब क्या है? आप इसकी तुलना भारत से कर रहे हैं और आप लोगों से कह रहे हैं जो आज नेपाल में हुआ वो कल भारत में होगा। यह बयान आया है। देश के राजनेता क्या चाह रहे हैं? यह स्थिति भारत में उत्पन्न हो जाए। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं जो नेता ने ट्वीट की। यह तस्वीर देखिए, आपको याद होगा वित्त मंत्री को कैसे बुरी तरह से पीटा था नेपाल में, दौड़ा कर पीटा गया, बीच सड़क उनकी पिटाई कर दी गई। यह दुखद खबर है। ये तस्वीर देखिए, वहां पर लोगों का गुस्सा फूटा है नेपाल की सरकार के खिलाफ, क्योंकि वो भ्रष्ट रही, ये उनका कहना है। लेकिन यहां क्या हो रहा था? इस तस्वीर को उद्धव ठाकरे के नेता और सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर दिया और कहा कि यह हादसा तो किसी भी देश में हो सकता है, आप सावधान रहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अब इसका क्या मतलब है कि
क्या संजय राउत ये कह रहे हैं कि इस तरह का हादसा यहां भारत में हो जाए? वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आपको मैं उनका आगे बयान भी सुनाऊंगी वो बोल क्या रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये ट्वीट करके निर्मला सीतारमण को टैग किया है, भारतीय प्रधानमंत्री को टैग किया है। यानी जो नेपाल में वित्त मंत्री के साथ हुआ, क्या आप चाह रहे हैं वो यहां हो? आप जरा सोचिए आप कैसे बयान दे रहे हैं। एक और आपको बताती हूं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, बड़े नेता हैं संजय सिंह, वो क्या कह रहे हैं? जनता के अधिकार अगर छीनेंगे तो विद्रोह तो होगा। जनता के अधिकार, नेपाल से हमारे देश के आका सबक लें, ये संजय सिंह कह रहे हैं। हमारे आका सबक लें नेपाल से, यानी क्या यहां पर देश की जनता का हक छीना जा रहा है? संजय सिंह का यह बयान क्यों आया? आज महाभारत में पूछ रही हूं मैं। सिर्फ संजय सिंह नहीं है, देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता कैसे ट्वीट कर रहे हैं जरा देखिए। कांग्रेस के नेता ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कल से नेपाल में भी नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। ये वो लिख रहे हैं। क्या नेपाल में जो नारे हैं वो ये वाले नारे थे? और ये वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा आप किसके लिए कह रहे हैं? क्या लोगों को यहां समझ नहीं आ रहा? क्या इसकी मंशा सीधी सीधी ये है कि यहां पर भी यही हिंसा हो जो नेपाल में हो रही है? क्या आप नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने के लिए देश की बर्बादी भी जाने होने देंगे? आज सवाल ये महाभारत में पूछ रही हूं। एक रिपोर्ट पहले देखें। क्या विपक्ष भारत में बड़े दंगे की साजिश चाहता है? नेपाल हिंसा पर विपक्ष का बयान, पूरा हिंदुस्तान हैरान। तख्ता पलट वाले काम पर मोदी के विरोधी। नेपाल में शांति कब लौटेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन नेपाल से उठी आग की लपटें भारत के सियासी गलियारों तक पहुंच गई। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि भारत के कुछ नेता, भारत की कुछ पार्टियां हिंदुस्तान को काठमांडू बनाना चाहती हैं। विपक्ष के नेता भारत में तख्ता पलट के लिए हिंदुस्तान के लोगों को नेपाल की तर्ज पर भड़काने वाला काम शुरू कर चुके हैं। इस वक्त जो कुछ काठमांडू में हो रहा है, भारत में मौजूद कुछ मोदी विरोधी चाहते हैं कि वही दिल्ली में भी हो। इस क्रम में सबसे आगे शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत हैं, जिन्होंने नेपाल हिंसा का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, ये आग जो है जो नेपाल में लगी है देश के सीमा पर, भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है। ये ऊपर ऊपर सब दिखा रहे हैं, लोग अंदर अंदर बहुत अस्वस्थ और असंतोषी है, तो सबको सावधान रहना चाहिए, मैं इतना ही कहूँगा। अब देखिए समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह क्या लिख रहे हैं। नेपाल हिंसा की तस्वीरें शेयर करते हुए लिख रहे हैं, धू-धू जलती नेपाली संसद, 75 साल का तानाशाह सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। बयानबाजी के इस दौर में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी आ गई। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कल से नेपाल में भी नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। तानाशाही सरकार करती है, डिक्टेटरशिप सरकार करती है, और उसका शिकार जो है हमारे यहाँ का नौजवान होता है। रोजगार विहीन विकास दुनिया की समस्या का समाधान नहीं, बल्कि रोजगार विहीन विकास स्वयं एक समस्या है। लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। अब इन बयानों के बाद जरा सोचिए कि क्या देश में एक राजनीतिक स्थिरता पिछले सालों में नजर नहीं आई? वरना आसपास के देशों में नजर घुमाकर देखिए क्या चल रहा है। संसद का घेराव, सुप्रीम कोर्ट में आगजनी, शूट एट साइट के ऑर्डर। लेकिन भारत में तख्ता पलट का सपना और साजिश देखने वालों को बीजेपी ने भी करारा जवाब दे दिया है। अगर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया या संजय राउत ने रिट्रैक्ट नहीं किया अपने स्टेटमेंट को, तो मैं स्वयं लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर के संजय राउत के खिलाफ अपराध दर्ज करने का अपील करूंगा। संजय राउत क्या बयान दे रहे हैं? हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान हो, अन्य देश हो, वहां बैठे हुए आतंकवादी आपकी इस बयानबाजी से खुश होते हैं? क्या उनकी सुपारी बजाने का काम भारत में रह के कर रहे हो? ये सबके सब अपनी जो कुंठा है उसको व्यक्त करते हैं
क्योंकि इनको पता है कि चुनाव के माध्यम से मोदी जी को हरा नहीं सकते, इसलिए ये जो विदेश का एजेंडा है, जो सोरस का एजेंडा है, उसको यहाँ लागू करना चाहते हैं। भारत में बैठे कुछ लोग क्यों चाहते हैं कि नेपाल में लगी आग की लपटें भारत तक पहुंच जाए? नेपाल में लगी आग अभी ठीक से बुझी भी नहीं है कि अब फ्रांस में सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। सड़कों पर आगजनी व तोड़फोड़ हो रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता के चलते लोग इमैनुअल मैक्रोन के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। चाहे फ्रांस हो या नेपाल, राजनीतिक अस्थिरता के चलते लोग परेशान हैं। बड़े फैसलों के अभाव में लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश में जहां राजनीतिक स्थिरता भी है और देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है, वहां पर हिंसा की ये मंशा देखना किसी गुनाह से कम नहीं। आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि मोदी को हटाने के लिए विपक्ष अब भारत में नेपाल बनाना चाहता है। क्या नरेंद्र मोदी को अपदस्थ करने के लिए देश की बर्बादी भी विपक्ष को मंजूर है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ मेरे मेहमान महाभारत में जुड़ गए हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल सिवाज सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं किशोर तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं और शिवसेना यूबीटी के नेता हैं। हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए। मैं आज जो तस्वीरें देख रही हूं और मैं सभी मेहमानों से कहूंगी कि वो तस्वीरें बहुत चिंता बढ़ाती हैं, क्योंकि हम अपने चारों तरफ जो तस्वीरें देख रहे हैं उन तस्वीरों को देखकर बहुत से सवाल उठते हैं। आज फ्रांस से ये तस्वीरें आई, फ्रांस में कैसे विद्रोह भड़क गया और इमैनुअल मैक्रोन की सरकार के खिलाफ ये विरोध भड़का है, और यहाँ जो उनकी नीतियां हैं, जो राजनीतिक अस्थिरता है, क्योंकि पिछले 1 साल में 3 बार प्रधानमंत्री बदल दिए हैं, तो उसको लेकर अब कह रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन इस्तीफा दे। ये तस्वीरें देखिए, सड़क पर आगजनी हो रही थी, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, भारी संख्या में लोग थे। जरा वो तस्वीर चलाइए जिसमें आपको लोग ही लोग नजर आ रहे हैं दूर तक। ये देखिए कैसे वहां पर व्यवस्था चरमरा गई है, वाहन फूके जा रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये फ्रांस की तस्वीरें आज आई, और हम ये तब आई जब हम नेपाल की चर्चा कर रहे थे। इसीलिए कुछ सवालों के साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। नेपाल की जो तस्वीरें आई, फ्रांस से तुलना की जा रही है, लेकिन कुछ लोग क्या देश में बैठकर चाह रहे हैं कि क्या यही भारत में हो? भारत में कौन चाह रहा है कि नेपाल जैसा तख्ता पलट हो? सवाल ये पूछ रही हूं। मोदी विरोध में देश की बर्बादी भी आपको स्वीकार है क्या? विपक्ष की भारत में बड़े दंगे की साजिश, क्योंकि वो चाह रहे हैं ऐसा दंगा हो जाए क्या? राजनीतिक अस्थिरता चाहते हैं, क्योंकि जिन देशों की आप बात कर रहे हैं वहां पर राजनीतिक अस्थिरता रही है। नेपाल में तो पिछले 17 सालों में 15 बार सरकारें बदल गई। क्या युवाओं को भड़काना चाह रही है विपक्ष? सवाल आज ये पूछ रही हूं। इसकी तुलना आप भारत से कर कैसे सकते हैं? मैं अगर शुरुआत करूं, किशोर जी आपके साथ कर रही हूं, क्योंकि आपके नेता तो ये बता रहे हैं टुडे नेपाल टुमारो इंडिया, वो ये कहना चाह रहे हैं, यानी कल भारत में ये हो जाएगा, आज नेपाल में हो रहा है। ऐसा लग रहा है वो तो दुआ ही मांग रहे हैं कि हो जाए, तो कम से कम हमें कुछ राजनीतिक संजीवनी मिले। देखो सुचिता जी, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि भारत का लोक प्रजातंत्र बहुत मजबूत है, और ये प्रजातंत्र इस प्रकार के इतना कमजोर नहीं, लेकिन जो कुछ नेपाल में हुआ वो विचलित करने वाला है। और आप नेपाल ही नहीं है, हमारे कॉन्टिनेंटल में आप देखते हैं तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और उधर बर्मा और अफगानिस्तान, यह सब अब अस्थिर है और राजनीतिक स्थिति से अस्थिर है। लेकिन भारत में अशांति हो, हिंसा हो, अराजकता हो, ऐसी कोई मांग नहीं कर रहा। केवल संजय राउत जी ने इतना कहा कि भारत में भी किसानों की समस्या है, भारत में बेरोजगारी है। उन्होंने कहा क्या ये? किशोर जी देखिए, मैं तो आपसे बड़ी खरी बात करती हूँ, क्योंकि आप खुद वैसी बात करते हैं, खरी बात करते हैं। आज मैं आपसे पूछ रही हूँ, संजय राउत ने ये कहा क्या कि किसानों की समस्या है, बहुत सारी समस्या? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक ट्वीट जारी किया, और मैं आपको बताऊं कि बड़ा बुरा लगता है मुझे ये बोलते हुए। एक वित्त मंत्री की वहां पिटाई हो जाती है, और संजय राउत क्या कह रहे हैं, उस तस्वीर को ट्वीट करके वो टैग कर रहे हैं निर्मला सीतारमण को, देश की वित्त मंत्री को। ऐसा लग रहा है जैसे वो चाह रहे हैं कि देश में भी यही हो वित्त मंत्री के साथ। मुझे नहीं लगता है कि किशोर तिवारी इसे सही कहेंगे। सर, आज आपको भी सुन रही है देश की जनता।
क्या ये सही है? नहीं सुचेता जी, कल वो पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व वित्त मंत्री की पत्नी को मारा गया या ये वित्त मंत्री को लातों से मारा जाता था, यह सब कुछ अनुचित है। और जिस प्रकार की हिंसा हुई, सर्वोच्च न्यायालय या संसद या राष्ट्रपति भवन सबको जला दिया गया, ये सब कुछ डिस्टर्बिंग है। और मैं कहता हूं कि भारत के प्रजातंत्र में हमारा पूरा विश्वास है। हमें केवल इतना कहना है कि आप एक काम करो, एक काम करिए कि आप जनता से संवाद बढ़ाइए, विपक्ष से संवाद बढ़ाइए, भारत की जो समस्या है उसका समाधान लीजिए। इससे ज्यादा विपक्ष कुछ चाहता नहीं है। विपक्ष के तरफ से मैं भी एक बात बोलता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि टुडे नेपाल टुमारो, जब आप ये कह रहे हैं कि ये गलत है, हाँ, जब आप ये कह रहे हैं गलत है, तो आप ये मानेंगे आपके नेता ने ये जो टिप्पणी की, इसके साथ देश के लोग नहीं खड़े होंगे? संजय राउत क्या कहना चाह रहे हैं सर? मुझे नहीं समझ आता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक देश की वित्त मंत्री हैं और उनको आप टैग करके लिख रहे हैं, वो विजुअल आप दिखा रहे हैं लोगों को, वीडियो जिसमें वित्त मंत्री को बुरी तरह से लात घूंसे पड़ रहे हैं और भगाया जा रहा है। सर, ये तुलना कैसे की जा सकती है, मुझे नहीं समझ आता। मैं एक बार जरा समीर जी आप बोलना चाह रहे थे। देखिए किशोर जी जो बोलते हैं, हाँ, ये कहना चाह रहा था कि ये तो वही संजय राउत है ना, कि जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री से कहा था कि भाई महाराष्ट्र में जिंदा गाड़ देंगे हम। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई गाड़ा किस धर्म के अंदर जाता है और किस धर्म की ये बात कर रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी के लिए जिस शब्दों का इस्तेमाल संजय राउत करते रहे, जिस तरीके से वो लगातार चाहते रहे कि भाई भारत के अंदर भी डीप स्टेट जैसी स्थिति बनती रहे, जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस जो चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उस तरह की गतिविधियां करना चाहते हैं। और संजय राउत का जो ट्वीट आ जाए, वो सीधा सीधा बता रहा है कि उनके दिल की इच्छा क्या है। वो चाहते हैं कि जो नेपाल में हुआ है वो किसी तरीके से भारत में हो, किसी तरीके से भारत में इस तरह की जनता सड़कों पे उतरे और अपना केंद्रीय मंत्रियों को, नेताओं के साथ इस तरह का सा व्यवहार किया जाए। वो देश में अराजकता की स्थिति लाने चाहते हैं। देशद्रोह का मुकदमा संजय राउत के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। भड़काने का, अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा करने का, मुझे लगता है कि एकदम सीधा संजय राउत पे एफआईआर का मामला बनता है, देशद्रोह का मामला बनता है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और जो गृहमंत्री भी है, उनसे इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ट्वीट के आधार पर संजय राउत के खिलाफ देशद्रोह का। देखिए आप जो कह रहे हैं समीर जी जो आप कह रहे हैं, मैं जरा एक बार बता देती हूं कि वही बात अभी आपने कहा मामला होना चाहिए। नेपाल की हालात पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी टिप्पणी आ रही है। वो कह रहे हैं हमें अपने संविधान पर गर्व है। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान आ रहा है नेपाल के हालात पर। वो कह रहे हैं हमें अपने संविधान पर गर्व है। देखिए पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में भी हालात तनावपूर्ण है। यानी इसका सीधा मतलब यह है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमें अपनी व्यवस्था पर गर्व है। नेपाल में जो हो रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है, उसे अलग देखिए। ये भारत है, यहाँ की व्यवस्था पर हम गर्व करते हैं। हमारे नेता पे भी हम गर्व करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री पे भी हम गर्व करते हैं। नहीं, पर विपक्ष तो घेर रहा है ना सर। उनका क्या मतलब है कहने का? घनेंद्र जी के पास जरा जा रही हूँ। घनेंद्र जी, सीजीआई कह रहे हैं ये भारत है, यहाँ संविधान पर हमें गर्व है, इस व्यवस्था पर गर्व है। लेकिन संजय सिंह जी तो कह रहे हैं जनता के अधिकार छीनेंगे तो यही विद्रोह होगा। यहाँ पर क्या जनता के अधिकार छीन रही है यहाँ की सरकार? देखिए सुचेता जी, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को, मुझे, अरविंद केजरीवाल जी को, संजय सिंह जी को, मनीष जी को, हम सब लोगों को अपने लोकतंत्र पे विश्वास भी है और गर्व भी है। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे गर्व भी है और विश्वास भी है। और जिस तरीके से नेपाल में जो हिंसा हुई, उसे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। किसी भी डेमोक्रेटिकल कंट्री में इस तरीके की हिंसा का कोई स्थान नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन इस तरीके के हालात क्यों आए? संजय सिंह जी ने यही तो कहा कि हमारे जम्मू कश्मीर में एकमात्र एमएलए हैं महराज मलिक। उन्होंने एक डिमांड करी सरकार के सामने कि उनके विधानसभा में एक सरकारी अस्पताल अच्छा बनना चाहिए। सरकारी अस्पताल है लेकिन उसमें सुविधाएं नहीं है। सिर्फ इस मांग को मांगने पे जो हमारे एमएलए थे महराज मलिक, उन पे पीएसए लगा दी, उन्हें जेल में डाल दिया। लोकतंत्र में क्या अस्पताल की मांग करना आपको गैर कानूनी लग रहा है? क्या अस्पताल की मांग करना आपको देशद्रोह लग रहा है? आपने उठा के पीएसए लगा के जेल में डाल दिया। हम यही तो कह रहे हैं
कि सीखना पड़ेगा, कि सरकार को समझना पड़ेगा कि अगर आप रोज लोकतांत्रिक संस्थाओं की हत्या करोगे, रोज कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करोगे, रोज अगर आप लोगों के अधिकार छीनोगे, रोज अभिव्यक्ति की आजादी को मारोगे, तो हालात खराब हो सकते हैं। सरकार को समझना पड़ेगा इस देश के नौजवानों, संजय जी कुछ कह रहे हैं, समीर जी कुछ कह रहे हैं, देश के हर धीरेन्द्र भारद्वाज जी लोकतंत्र की बात कर रहे हो। मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालीवाल आपकी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद की पिटाई किसने की थी? चीफ सेक्रेटरी की पिटाई किसने की थी मुख्यमंत्री के सामने? बीच में नहीं आप बताइए ना। समीर जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। आपको मैंने जितने धैर्य से सुना है उतने धैर्य से आप मुझे सुनिए। मैं ये कह रहा था सुचेता जी कि देश के अंदर आज हर वर्ग दुखी है। आज किसान के ऊपर मार पड़ रही है, आज नौजवान के ऊपर मार पड़ रही है, आज गृहिणी के ऊपर मार पड़ रही है, आज हर चीज की मार पड़ रही है। नहीं तो आपको क्या लगता है घनेंद्र जी आप कह रहे हैं सब पर मार है, सब पर मार है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये नेपाल की तरह हो रहा है? सर नेपाल में जो हुआ या बांग्लादेश में जो हुआ उसकी तुलना भारत से की जा सकती है? नहीं ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के अगर रास्ते पर है लोकतंत्र तो कुछ तो सही कर रहे होंगे। आपके लिए शायद सब खराब है। जी हमारा लोकतंत्र, सुचेता जी हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, हमारा संविधान बहुत मजबूत है, हमारे देश के लोगों में बहुत धैर्य और हमारे देश के 140 करोड़ लोगों ने मिलकर इस लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करा है। लेकिन पिछले 11-13 साल से जो सरकार, मोदी सरकार चल रही है, वो हर संस्था को बुलडोज कर रही है, हर लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस को मार रही है। आज चुनाव आयोग की क्या हालत कर दी? सर मुझे ये लगता है, नहीं देखिए घनेंद्र जी ममता जी को लीजिए एक बार स्क्रीन पर। ममता जी मुझे देखिए, घनेंद्र जी मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बार बार ये कह रहे हैं हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, हमारे लोग बहुत सशक्त हैं, तो जब वो सशक्त लोग लोकतंत्र के माध्यम से अपनी सरकार चुन रहे हैं तो उस सरकार को भी अहमियत दीजिए। आप बार बार ये कह रहे हैं सब कुछ कमजोर कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया। मेरा सर सबसे बड़ी चिंता है वो यही है कि आप नेपाल की तुलना भारत से कर ही कैसे सकते हैं? वहां जो हुआ है क्या वो यहां पर हो, ये कुछ लोगों की मंशा है क्या ममता जी? क्या कुछ लोग चाह रहे हैं ये हो जाए क्योंकि सीधे तरीके से अपदस्थ नहीं कर पा रहे हैं? जी सुचेता जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सेंसिटिव विषय है और इस पर मैं कुछ चीजें बोलना चाहती हूँ। पहले तो यहाँ बैठे बैठे मैंने जो 2 पंक्तियां लिखी हैं वो मैं उन लोगों के लिए पढ़ूंगी जिनको स्वयं समझ में आ जाएगा कि ये किसको समर्पित है। समय आएगा हिसाब होगा, समय आएगा हिसाब होगा, हर गद्दारी का जवाब मिलेगा। राजनीति में गिरकर सत्ता की खातिर जो मां भारती से दगा कर जाए उन सब का राजनीति से नामो निशान साफ होगा। और ये मैं भारतवर्ष की जिम्मेदार जागरूक नागरिक बोल रही हूं, एक वोटर बोल रही हूं, वो वोटर बोल रही हूं जिसने 3 बार बैक टू बैक एक विकासवादी सरकार, जनता के लिए जो समर्पित है ऐसी सरकार और ऐसे प्रधानमंत्री को भारतवर्ष की सत्ता सौंपी है। ये होते कौन है भारतवर्ष के अंदर इस तरीके की आगजनी और इस तरीके का तमाशा करवाने वाले? ये होते कौन है? ये इवन सोचने वाले कि सरकार या भारतवर्ष की सरकार का ये तख्ता पलट कर देंगे। और सिर्फ संजय राउत की बात नहीं है, संजय राउत ने इस प्रकार का बयान दिया, संजय सिंह ने बयान दिया, अमित जमई जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने तो बकायदा अपने एक्स हैंडल पर एक सर्वे जारी करवा दिया है सुचेता जी। उसमें उन्होंने लिखा है नेपाल में हुआ जो क्या वो भारत में हो सकता है, संभव है, हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है, 80% से ज्यादा लोगों ने बोला कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अमित जमई ये भारत है, ये नेपाल और बांग्लादेश नहीं है, याद रखना। उसके अलावा रविश कुमार पत्रकारिता के नाम पर जो केवल और केवल जहर उगड़ते हैं और मैं बड़े दुख के साथ ये बात बोल रही हूं, उन्होंने ये नैरेटिव आरंभ किया कि देश छोड़ का नारा नेपाल कैसे पहुंचा, वो भारत से पहुंचा जब ये बोला गया वोट चोर गद्दी छोड़। मैं पूछती हूँ रविश कुमार और इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम से और सुरेंद्र राजपूत से और सब लोगों से कि भैया ये वोट चोर है कौन? ये वोट चोर वही है ना जिनके अभी इनके जो नेता लोग हैं उनके 2-2 ड्यूल वोटर आईडी कार्ड निकल रहे हैं। पवन खेड़ा के निकले, उनकी पत्नी के निकले। मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी इस देश की वोटर तब बन गई जब वो इस देश की नागरिक नहीं थी। तो कौन हुआ भाई वोट चोर? किसने इस देश को छोड़ देना चाहिए? मतलब अर्थ के अर्थ की बात करेंगे, ये सोरोस ब्रिगेड है, ये वो सोरोस ब्रिगेड है जिसने बिलियंस रखे हुए हैं और जो इस देश के अंदर अस्थिरता करना चाहते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को?
शर्म आनी चाहिए। और जहां तक उनको मैं बोलती हूं, बड़बोले प्रवक्ता मिस्टर संजय राउत, जिनकी अभी बकायदा कसीदे पढ़े जा रहे थे जो हैं उनके साथी यहां पर, उनके द्वारा निर्मला सीतारमण जी को टैग करके वो इस प्रकार की बात लिख रहे हैं। क्या चाहते हैं भाई? ये मुझे लगता है बहुत शर्मनाक था ममता जी, ये बहुत शर्मनाक है। बल्कि कांग्रेस पार्टी की एक प्रवक्ता ने तो ये तक कह दिया कि साड़ी पहनेंगी तो कैसे भाग पाएंगी, वो तो साड़ी पहनकर भाग भी नहीं पाएंगी, ये बयान दिया है। नहीं किशोर जी, आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ है, लेकिन ये बयान बहुत शर्मनाक है। इस पर मुझे बहुत सोचकर भी गुस्सा आता है कि इस तरह के बयान कैसे दे देते हैं। वो चाह रहे हैं कि ऐसी स्थिति हो, वो चाह रहे हैं कि यहाँ की सरकार ऐसी स्थिति में आए, यहाँ के मंत्री ऐसी स्थिति में आए। क्यों आएंगे? आपके पास एक तरीका है उन्हें अपदस्थ करने का, वो तरीका है चुनाव। अगर चुनाव के जरिए उन्हें हटा सकते हैं तो हटाइए, अगर नहीं हटा सकते हैं तो आप ऐसी मंशा रख कैसे सकते हैं, क्योंकि ये अपने देश की बर्बादी की मंशा जैसा है। आप अपने देश की जी लोगों ने इनके खिलाफ वोट दिया है, इन्हीं के लोगों ने एनडीए के उम्मीदवार को वोट दिया है। कल ही हुआ उपराष्ट्रपति का, तो इनके सांसद भी इनको साथ रहना नहीं चाहते। जिस तरीके से कल वोटिंग हुई उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उद्धव ठाकरे के सांसदों ने किस तरीके से वोटिंग की, कैसे 15 वोट क्रॉस निरस्त हो गए, इस तरीके से 14 वोट क्रॉस वोटिंग हो चुकी है। तो इनके सांसद इनके खिलाफ वोट कर रहे हैं, तो ये बता रहा है कि भाई देश की जनता चाहती है और विपक्ष के सांसद भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने रहे, वो जिसे चाहे वो देश का उपराष्ट्रपति बने और इस तरीके से देश चले। मैं एक बार जरा मेजर जनरल सिवाच को लीजिए स्क्रीन पर जरा। मेजर जनरल सिवाच, ये जो हम देख रहे हैं अलग अलग देशों में, चाहे वो बांग्लादेश हो, अब नेपाल हो, ये राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ एक एनार्की, जो हम कहते हैं अराजकता लाने की कोशिश है। उस अराजकता को फैलाने के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जनता का ये विरोध एक राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ होता है। ये यहां इस देश में, भारत में राजनीतिक अस्थिरता की मंशा रखने वाले क्या अपने ही देश के खिलाफ कमेंट्री नहीं कर रहे हैं? और देखो, सच्चाई यह है कि सुचेता, जो कुछ बांग्लादेश में हुआ या जो कुछ श्रीलंका में हुआ, किसी हद तक नेपाल और पाकिस्तान में हुआ, इनकी वजह क्या है? इनकी वजह थी इकोनॉमिक क्राइसिस था, वहाँ इन्फ्लेशन था, वहाँ पर करप्शन थी, और कहीं ना कहीं वहाँ का ये सारा सिस्टम खत्म हो गया। और कहीं ना कहीं श्रीलंका की जो प्रॉब्लम थी उसमें किसने हेल्प की? भारत ने की, $4 बिलियन दिया। मगर बांग्लादेश की थोड़ी सी प्रॉब्लम अलग थी, क्योंकि इसमें जो डीप स्टेट थी अमेरिका की, उसने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक प्रकार डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। मगर अगर बात भारत की करते हैं, भारत एक ऐसा देश है जो फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है। कोविड-19 से पहले और कोविड-19 के बाद भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट बनेगा। भारत के अंदर आप देखें आज में सारे पैरामीटर में एक सब के सब पॉजिटिव। अब भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना था अमेरिका के साथ, उसके प्रेशर में नहीं आया। वो बार बार प्रेशर कर रहा है एग्रीकल्चर, और आप अपने डेयरी सेक्टर को खोलें, आप रूस से ऑयल लेना बंद करें। है कोई देश जो उसकी आंखों में आंखें डाल के बोल सकता है? जापान ने किया, आपका साउथ कोरिया ने किया, इंडोनेशिया ने किया, यूरोपियन यूनियन ने किया, वो किया जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे। ये भारत देश है जिसने वो नहीं किया जो वो चाहते हैं। भारत ने वो किया जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में। तो ये सच्चाई है, भारत के जो पैरामीटर्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हमें तो खुशी होनी चाहिए। एक हमारी डायनेमिक लीडरशिप है और एक वाइब्रेंट इकोनॉमी है। अगर हार जीत तो चलती रहती है वाइब्रेंट इकोनॉमी में। और मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से भारत ने नमूना पेश किया पूरे वर्ल्ड के अंदर कि हमारी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंटें आती हैं, गवर्नमेंट जाती हैं, गवर्नमेंट अपना काम करती है, और हर एक गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, और अब भी गवर्नमेंट है वो भी अच्छा करी और करता रहे। तो हमें कभी भी ऐसे कंपेयर नहीं करने चाहिए कि भाई इन हमारे जो पड़ोसी देशों को ये हो रहा है। चिंता का क्या विषय? चिंता का ये विषय है, अगर वहां पर इंस्टेबिलिटी और डिस्टेबलाइजेशन होती है तो भारत में उसका असर हो सकता है, इलीगल माइग्रेशन हो सकती है, कुछ एक ऐसे तत्व भारत की तरफ अंदर घुस सकते हैं, रेफ्यूजी आ सकते हैं, और उनके अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसका कुछ न कुछ हिस्सा जो है भारत की तरफ आ सकता है। मुझे लगता है ये ज्यादा चिंता का विषय है। और हम चाहेंगे इन देशों में डेमोक्रेसी आए, हम चाहेंगे कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को जो है दोबारा
बरकरार किया जाए। यही चाहते हैं हम नेपाल में कि उनकी चीफ ऑफ आर्मी साहब ने आर्मी आ गई। मैं एक चीज खुलकर आज पूछ रही हूँ मेजर जनरल, यहाँ भारत में स्थिरता है क्योंकि यहाँ पर एक राजनीतिक रूप से स्थिर सरकार लोगों ने चुनी है, ये सच्चाई है कि नहीं है? यहाँ पर लोकतंत्र मजबूत है इसीलिए राजनीतिक स्थिरता है, ये सच्चाई है कि नहीं है? वरुण जी को लीजिए, मैं आ रही हूँ, किशोर जी एक बार आ रही हूँ, वरुण जी के पास चली जाऊं। ये सच्चाई है कि नहीं है वरुण जी? आप लोग भले ही आप नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते रहे, आप बीजेपी की और एनडीए की सरकार को निशाने पर लेते रहे, लेकिन सर एक पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन जरूरी है किसी देश में इस तरह का माहौल देने के लिए जहां पर एक स्थिरता रहे। और ये उसी स्थिरता को टारगेट कर रहे हैं नेता लोग। ऐसा लग रहा है खुशी नहीं है कि इस देश में स्थिरता है, लोग चाहते हैं सड़क पर उतर जाएं, आगजनी करें, विरोध प्रदर्शन करें इस सरकार के खिलाफ। कौन खुश होगा इसमें? आपके नेता? सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं संविधान को नहीं, हमारे जो पूर्वज संविधान निर्माता हैं उन पे गर्व करता हूं, उनको नमन करता हूं। वैसे भी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा संविधान बनाया कि लोकतंत्र, जब भारत में लोकतंत्र एस्टेब्लिश हुआ उसके बाद से इमरजेंसी भी लगी, केजरीवाल का आंदोलन भी हुआ, किसान आंदोलन भी हुआ, अन्ना आंदोलन तो केजरीवाल का आंदोलन, अन्ना आंदोलन था, ऐसे कई आंदोलन हुए, परंतु इस प्रकार की अराजकता कभी देखी नहीं। अब आपको मैं आपका टॉप, इसका हेडिंग है आपके शो का महाभारत। महाभारत इसी धरती पर हुई, क्यों हुई? झूठ, पाखंड, दूरता, निर्लजता, निकृष्टता समाज में, राजनीति में छा गई। आज चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, हम ये नहीं कह सकते विपक्ष निर्लज हो रहा है या उसमें राजनीतिक सूझबूझ की विपन्नता है। आज आप पक्ष की भी बात करोगे तो उन्होंने भी किसान आंदोलन चला तो आतंकवादी है ये। आज अभी डिबेट में भी क्या है, एक दूसरे को वो ऐसा, जब अगर खींचमता नहीं पक्ष विपक्ष करेगा ऐसी स्थिति में तो कहीं ना कहीं असंतोष उपजेगा। असंतोष इन बातों से नहीं, उन नेताओं से नहीं उपजता है। आपकी एक बात को मैं फिर साधुवाद देता हूँ, आपने पहले भी एक बार कहा था कि आग लग रही है दुनिया में, तो ये क्यों लग रही है? पोप ने भी कहा था, मैं आपको उनके समकक्ष तो नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने भी 2017 में 2022 में ये बात कही थी कि पूंजीवाद की जो छाया है पूरी दुनिया को अपने उसमें एनगल्फ करती जा रही है। तो ये देश, दुनिया के लिए, आम आदमी के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है, इसलिए जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। अब भारत की जहाँ तक स्थिति है, भारत को तो खाली सतर्क रहने की आवश्यकता है दो चीज से। एक तो जो आपन ने श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जो भारत के कभी ना कभी अंग रहे हैं, उनके जो गतिविधि हो रही है उससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूसरा, पक्ष और विपक्ष को अपने बयानबाजी करने में, मैं कह रहा हूँ पक्ष की बात भी कर रहा हूँ और विपक्ष के नेताओं की भी कह रहा हूँ, इस समय इनको किसी प्रकार के ऐसे अमर्यादित शब्द, अब आप बोलने नहीं दोगे इसलिए अराजकता आएगी। दूसरे को बोलने नहीं देते हो इसलिए अराजकता पैदा होगी देश में। मैं नहीं बोला किसी के बीच में इतनी देर तक, आप सुनना नहीं चाहते हो, जब सुनोगे नहीं आम आदमी की तो अराजकता फैलेगी, इसलिए मैं क्यों नहीं सुनना चाह रहे हो आप मेरी बात को? वरुण जी, एक पूरी कोशिश थी, मुझे आज भी याद है शाहीन बाग की प्रोटेस्ट के दौरान जब वो चिकन नेक की बात हो रही थी कि इसको, इस हिस्से को तो काट देंगे, इसे भारत से अलग कर देंगे। ये कहां से मंशा आती है, ये सोच कहां से आती है? और जिस तरह से हमने वो लाल किले वाला प्रोटेस्ट भी देखा है सर, वो लाल किले वाला प्रोटेस्ट भी देखा है जहां भारत का तिरंगा हटाने की कोशिश की गई थी, और किस तरीके से कहा, और क्या उसे होने दिया जाता? हाँ, किस तरीके से कहा गया था कि पुलिस की गोली से किसान मारा गया है, जबकि पुलिस ने गोली नहीं चलाई थी, उसका ट्रैक्टर पलटा और मर गया था। किस तरीके से कुछ लोगों ने चलाया था कि भाई पुलिस की गोली से मारा गया। अच्छा ठीक है वरुण जी, बोलिए। दोगे नहीं समीर जी, बोलने नहीं दोगे तो होगा देश में। आप लोग फैलाओगे, विपक्ष नहीं फैला रहा है। बोलने नहीं देते हो किसी को, टीवी के ऊपर भी कहीं आम जनता को बोलने नहीं देते हो। क्यों नहीं होगा धरना प्रदर्शन देश के अंदर? अगर शांतिपूर्ण धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, होगा अपनी जायज मांगों के लिए। नहीं वरुण जी, ये किसका क्या मतलब है? क्यों नहीं धरना प्रदर्शन? आप कह रहे हो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन एक राइट है, ये शांतिपूर्ण है। धरना प्रदर्शन अगर नेपाल में शांतिपूर्ण हुआ था, पब्लिक का नेपाल में शांतिपूर्ण हुआ था। आप जो कह रहे हो, मैंने बोला शुरू में बोला है बात। नहीं तो आपके नेता तो यही मंशा चाह रहे हैं कि ये हो। बनने के बाद से देश में अराजकता नहीं फैली। अब आप मेरी सुनना नहीं चाहते हो, ऐसा एपिसोड हुआ था, लेकिन वो खाली र्यूमर्स हैं कि एक जनरल सुंदर जी भी थे हमारे यहाँ, जब भी एक ऐसी अफवाह फैली थी, किसी को याद हो, पुराना आदमी हो, तो मिलिट्री कूप हो सकती है, ऐसी अफवाहें फैली थी। अब क्या था, मैं छोटा था, मैंने पढ़ा नहीं पूरा, तो इसलिए भारत के अंदर ऐसी, देखिए 150 करोड़ है, कुछ ना कुछ। मैं आपको कहा कि पक्ष और विपक्ष, उनको अपने बयानों पर ध्यान रखना चाहिए, सतर्कता उसकी जरूरी है। आम जनता तो महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, और मैंने आपको परसों भी कहा था, पूरा देश इन सारे नेताओं से परेशान है। आप मोदी सरकार को अलग नहीं करते, उससे कर सकते, और कांग्रेस हो चाहे दूसरी पार्टी के नेताओं को भी नहीं कर सकते। आज 90%, 80%, मैंने सर्वे तो नहीं किया, अधिकांश नेताओं को आम जनता की समस्याओं से मतलब नहीं है। आप देखिए, आम जनता महंगाई बेरोजगारी से बच्चे परेशान है, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए आप।
आज सरकारी कर्मचारी को 1.5-2 लाख तनख्वाह मिल रही है, एक बच्चा 8,000 10,000 में दिन भर घूम रहा है। जब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होगी तो कहीं ना कहीं तो कुछ होगा। तो इन नेताओं को इस चीज से सतर्क रहने की जरूरत है। और नेपाल का बयान जो दे रहे, मैं तो कह रहा हूँ निंदनीय है, इन पे क्यों नहीं कार्रवाई? अगर समीर जी ने बात सही कही थी, अगर कोई नेता बयान देता है कि 10 दिन तक वेट करोगे क्या? अगर आम जनता का कोई आदमी देता है बयान तो आप 1 घंटे में पकड़ लेते हो, क्यों नहीं पकड़ते हो ऐसे नेताओं को? देखिए नहीं, वरुण जी आप ये कह रहे हैं सबके बयानों को पकड़ लेते हैं। मुझे ये बताइए, आज जो बयान हम पकड़ रहे हैं वो सिर्फ वो बयान है जिन्हें लेकर एक आम भारतीय भी सोचेगा कि क्या ये बयान सही है? नहीं, अच्छा ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सुनिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ वरुण जी, और मैं इसके बाद अपना केस सरेंडर कर दूंगी। मैं नहीं बोलूंगी आपसे, आप सही होंगे और बाकी सब गलत होंगे। आपकी पार्टी की प्रवक्ता वित्त मंत्री जो नेपाल में जिस तरह से पीटे गए, उन्हें लेकर बयान देती हैं और वो कहती हैं कि यहां अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, हमारी तो मंत्री साड़ी में भाग भी नहीं पाएंगी। ये बयान सही है? मैंने तो आपने कहा था ना खरी खरी, आप भी बोलते हो, मैं भी खरी खरी बोलता हूँ। कोई भी बयान दे इस प्रकार का, उसको तुरंत एक्शन किया जाना चाहिए। अगर कांग्रेस तुरंत हटा देना चाहिए था 1 घंटे के भीतर। डिलीट क्या होता है, डिलीट कर लो, ये कर लो, व्हाट इज दिस? अगर आप ऐसे कोई बयान भी देते हो तुरंत क्यों नहीं पार्टियां हटाती है? मैं वही तो प्रश्न उठा रहा हूं। आम जनता ये देख रही है नेताओं के ऊपर। आप कांग्रेस बीजेपी करने की जरूरत नहीं, तो सारे ही वही है। इनको आप जब तक कंट्रोल में नहीं ला, जब जनता कंट्रोल नहीं कर पाती इन नेताओं को, राजनीतिक व्यवस्था को, तो क्या करेगी? समीर जी तो कह रहे हैं भाई नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? अगर नेता हमारे को पूछेंगे नहीं, हमारे को दमनकारी काम करेंगे, शोषण करेंगे आम जनता को, तो जनता कब तक सहन करेगी? अच्छा, सारे नेता खाली कांग्रेस करने से क्या होगा? मैं एक बार एक खबर बता देती हूँ। संजय राउत को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है, उसे लेकर जो शिवसेना के नेता संजय निरुपम वो भड़क गए हैं और उन्होंने कहा है कि संजय राउत पर उन्होंने हमला बोला है और कहा है संजय राउत की भाषा संविधान और लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। देश में हिंसा भड़काना चाह रहे हैं संजय राउत। 24 घंटे के अंदर देश से माफी मांगे, माफी नहीं मांगेंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ये कह रहे हैं संजय निरुपम कि हम कानूनी कार्रवाई की बात करेंगे अगर वो माफी नहीं मांगते, क्योंकि देश में अराजकता और हिंसा फैलाना चाहते हैं संजय राउत। अब घनेंद्र जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, अब मुझे नहीं पता है आप लोग अपने आप को इंडिया ब्लॉक का अभी तक हिस्सा मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, पर विपक्ष का तो हिस्सा आप हैं। ये जो बात कह रहे हैं वो कि हिंसा फैलाने का प्लान है, ऐसे बयानों पर माफी मांगी जानी चाहिए। घनेंद्र जी देखिए, मैं फिर कह रहा हूं सुचारिता जी कि हिंसा का लोकतंत्र में कहीं कोई स्थान नहीं है। और हमारा देश तो अहिंसा का, हमारा देश तो महात्मा गांधी का देश है। महात्मा गांधी जी ने हमें यही तो सिखाया था कि अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए भी आप बड़ी से बड़ी विजय प्राप्त कर सकते हो। अंग्रेज तो बहुत शक्तिशाली थे, उन अंग्रेजों को महात्मा गांधी जी ने एक अहिंसक आंदोलन से अंग्रेज भगा दिए। तो इस देश में अहिंसा पे कई आंदोलन हुए, अहिंसा से उन आंदोलनों से देश में सरकारें भी बदली हैं, उन आंदोलनों से देश में सत्ता परिवर्तन भी हुआ, व्यवस्था परिवर्तन भी हुआ है। तो मैं यही कह रहा हूं कि नेपाल की हिंसा को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। नेपाल की हिंसा गलत है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। और चिंता इस बात की कि हम सराउंडिंग जिन कंट्रीज के आसपास हैं, चाहे वो नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, बर्मा है, सब डिस्टर्ब कंट्रीज है। और निश्चित तौर पर मैं जो संजय सिंह ने कहा, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे लोकतंत्र को बचा के रखना ये आज एक चुनौती बन गई, चैलेंज बन गया। मैं आपसे पूछती हूँ घनेंद्र जी, जो बयान संजय राउत ने दिया, टुडे नेपाल टुमारो इंडिया, आप इसके साथ हैं? टुडे नेपाल टुमारो इंडिया, मैं कह रहा हूं कि ये चेतावनी है। सरकार को सोचना पड़ेगा कि सरकार भी क्या कर रही है। लोकतंत्र की रोज हत्या हो रही है। इसका क्या मतलब है? नहीं, आप बोल रहे हैं छीना जा रहा है व्यक्ति। नहीं, चेतावनी है सरकार को। सर देखिए, मैं ये मानती हूँ कि किसी भी लोकतंत्र में और खासकर भारत जैसे लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनौती और चेतावनी सिर्फ जनता देती है। जनता बताती है और वो आपको सही तस्वीर दिखाती है। अगर यहाँ पर ऐसी परिस्थिति होती तो मुझे लगता है जनता आईना दिखा देती। घनेंद्र जी, अगर जनता साथ खड़ी है
और मुझे ऐसा लगता है एक राजनीतिक रूप से स्थिर सरकार तो बहुत जरूरी है किसी देश के लिए। देश की जनता इतनी समझदार है कि 10 साल केजरीवाल को प्रचंड बहुमत दिया। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और 8 सीटें मिली, कांग्रेस का खाता नहीं खुला, तीसरे चुनाव में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। लेकिन 10 साल में जो भ्रष्टाचार किया, जो लिकर स्कैम किया, जो शीश मल में रहे अरविंद केजरीवाल से वादों से मुकर गए, तो जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हटाया और आम आदमी पार्टी को घर बिठा दिया। तो जनता तो बहुत समझदार है इस देश की। अगर जनता को लगता है कि इस मुख्यमंत्री और काम नहीं कर रहे तो वो घर बिठा देती है। प्रधानमंत्री मोदी 3 साल से लगातार काम करे, 3 टर्म से, इसलिए तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री फिर देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हर जगह प्रधानमंत्री को समर्थन मिल रहा है। देश का 140 करोड़ की जनसंख्या प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी हुई है। तो ये तो सीखना पड़ेगा ना इनको। इनको यही दुख है कि 2004 से लेकर 2014 तक जिस तरह से लूट तंत्र चला भारत के अंदर यूपीए की सरकार में, और 2014 से लेकर 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी ने देश हित में जिस तरीके से काम किया देश और दुनिया में, अब इन लोगों के पच नहीं रहा कि वोट पे तो प्रधानमंत्री मोदी को हरा नहीं सकते, तो वोट चोरी का आरोप लगाओ और वोट चोरी के बाद इस तरीके से सोरोस फंडेड देश के अंदर अराजक की स्थिति उत्पन्न करो और प्रधानमंत्री के खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र। हाँ, ये राजनीतिक षड्यंत्र की कोशिश। एक बार किशोर जी को, हाँ घनेन्द्र जी बोलिए, आप बोलिए पहले, फिर संजय जी, किशोर जी के पास। सुचारिता जी 10 सेकंड बोलिए जी। सुचारिता जी, मैं ये कह रहा था कि जो मैंने अभी आपको सब कॉन्टिनेंटल का उदाहरण दिया, यहाँ पे भी एक तरीके से एक समय में डेमोक्रेसी से सरकारें बनी थी। श्रीलंका में चुनाव से सरकार बनी थी, नेपाल में चुनाव से सरकार बनी थी, पाकिस्तान में सरकार से चुनाव से सरकार बनी थी। लेकिन जब अति हो गई, जब सरकारों ने लोकतंत्र को मारना शुरू करा, संविधान को मारना शुरू करा, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी छीनी, लोगों के वोट के अधिकार को छीना, लोगों के को शोषण करा, जनता का शोषण करा, तो जनता का आक्रोश बाहर आया। हिटलर भी था, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जिन जिन लोगों ने हिटलर को फॉलो करा है उन लोगों का नाश हुआ, उन लोगों का सत्यानाश हुआ है। हिटलर को आइडियल मानने अरे अब आप हिटलर की बात पे आ गए घनेन्द्र जी। घनेन्द्र जी, मुझे एक बात बताइए, मुझे नहीं पता है लोग इस पैनल पर क्या सोचते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ क्या वो सही हुआ? मैं ये पूछूंगी आज सवाल। मेजर जनरल सिवाच आप बैठे हुए हैं, मेजर जनरल सिवाच, ममता जी मैं आ रही हूं। मेजर जनरल सिवाच, जो बांग्लादेश में हुआ, शेख हसीना को जिस तरह से भागना पड़ा था, और वहां पर उस भीड़ ने बांग्लादेश में क्या क्या किया और क्या बना दिया उस देश को, उसे सही ठहराया जा सकता है? हर भीड़ सिर्फ आंदोलन और युवा आंदोलन के चलते देश की बेहतरी के लिए काम नहीं करती है। वहां पर जो हुआ है वो असल रूप से तख्ता पलट है और उसके पीछे विदेशी ताकतें रही, ये एक फैक्ट है। उसके पीछे एक पूरी स्क्रिप्ट थी। क्यों मेजर जनरल? बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है, जिस तरह जो बांग्लादेश में हुआ था वो अनफॉर्चुनेट था, वो डीप स्टेट अमेरिका ने कराया था, इसमें इन्वॉल्व तो बहुत पैसा था। कहीं सेंट मार्टिन आइलैंड चाहता था अमेरिका, वो नहीं दिया शेख हसीना की गवर्नमेंट। और शेख हसीना की गवर्नमेंट ने 15 साल में बांग्लादेश को कहां से कहां लेगी। वो एक प्रकार उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही थी, उनका 1 पॉइंट ऑफ टाइम पर कैपिटा इनकम भारत से भी अच्छा हो गया था। मगर ये सच्चाई है, ये डीप स्टेट ने कराया था और इस प्रकार से जिस पर ये कार्रवाई कराई, ये बहुत दुखपूर्ण थी। मगर आप बांग्लादेश के बाद अगर नेपाल में देखें तो नेपाल में थोड़ा सा फर्क है। नेपाल में ये जो जैन जी है, ये यूथ है, ये करप्शन के अगेंस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, तो ये उसके अगेंस्ट आए हैं। और ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जो इनका डेमोक्रेसी सिस्टम आया मोनार्की के बाद वो नहीं सक्सेसफुल हुआ। अगर आप भारत की तुलना सबसे अच्छा अगर अभी तक जो डेमोक्रेसी है वर्ल्ड के अंदर, मुझे लगता है भारत की हमारी एक मैच्योर डेमोक्रेसी होगी है। मैच्योर डेमोक्रेसी कह रहे हैं किशोर जी, मैच्योर डेमोक्रेसी कह रहे हैं जनरल साहब, वो कह रहे हैं भारत इज अ मैच्योर डेमोक्रेसी। और जब आप ये कहते हैं कि यहाँ पर भी ये हो जाए तो आप अपने ही देश के लोगों पर सवाल उठाते हैं, वो इस तरह अपने देश को नुकसान पहुंचाएंगे क्या? किशोर जी, टुमारो इंडिया। मेजर जनरल रिवाज जी जो कह रहे हैं कि शिवाजी की ये मैच्योर्ड डेमोक्रेसी है, तो कोई इसमें दो बात नहीं है। ये मैच्योर्ड डेमोक्रेसी है और इस प्रकार के हालात भारत में कभी होते नहीं। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं मेजर जनरल सिवाच की भारत में भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज है, जैसे सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, चीफ जस्टिस का पोस्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, इनका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। और चंद्रचूड़ सरी के लोग, राजीव कुमार सरी के लोग, दानेश कुमार सरी के लोग यहाँ की डेमोक्रेसी को वीक कर गए हैं। तो यह एक सिग्नल है ना। अब आपने डीप स्टेट की बात की थी,
मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश में डीप स्टेट इन्वॉल्व था, लेकिन नेपाल के भी रिवोल्ट में डीप स्टेट अगर इन्वॉल्व है तो भारत को चिंता का विषय है। मैं अभी भी बता रहा हूं, भारत को चिंता का विषय है। अब चाइना का और अमेरिका का कितना इन्वॉल्वमेंट नेपाल के रिवोल्ट में है, इसको बड़े डीप इससे अपन ने देखना चाहिए। भारत सरकार ने जो तानाशाही रवैया अपनाते हैं विपक्ष से, उसमें उनके रवैये में परिवर्तन लाके भारत में सत्ता के पदों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि संजय राउत को आपने जेल में रखा, अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा। हाँ, आपके आरोप झूठे हैं। आपको जो अधिकार मिले, ममता जी मैं एक बार ममता जी जो ये बात कह रहे हैं, मैं बस आपसे एक रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। पूरा देश देख रहा है, हमें ये नहीं चाहिए नेपाल की तस्वीरें। हम तो नेपाल के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं कि वहां सब ठीक हो जाए। जी सुचेता जी, सबसे पहले किंग ऑफ तानाशाही के जो यहाँ पर बैठे हुए हैं किशोर भाई, उनको मैं याद दिला दूं कि जिस चैनल पर आज आप बैठे हुए हैं और तानाशाही की बात कर रहे हैं, उसी चैनल के आपने जो ओनर हैं उनको उनके घर से उठा करके, क्योंकि वो आपके साथ अग्रीमेंट में नहीं थे, आपकी गलत चीजों को बता रहे थे, जब आप 3 तिगड़ी और झोल झपाटे की सरकार चला रहे थे महाराष्ट्र में, तो जेल के अंदर डाल दिया था। याद है कि भूल गए? जी याद, बहुत सारी चीजें मैं आपको करवा सकती हूँ। उसके अलावा मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने वो महराज मलिक का एक जिक्र किया था, जिसके ऊपर पीएसए लगा दिया गया है। देखिए ममता जी जो कह रही है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि आज के समय दूसरे देशों के लिए उनकी तस्वीर देखकर हमें सबक लेने की जरूरत नहीं है, हमसे सबक दूसरे देशों को लेने की जरूरत है, क्योंकि हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी का उदाहरण पेश कर रहे हैं। ये तस्वीर दूसरे देश देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH